विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। केसीएस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि शीर्षक से ही आपको दिख रहा कि आज की वीडियो में हम मुक्ति का प्रदान इस कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक कहानी तो आपने पहले ही पढ़ लिया है, अच्छी तरह से दोहरा भी लिया है। तो इस कहानी में आज हम स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे की स्लाइडों में समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द रहेंगे और प्रश्न उत्तर रहेंगे, सत्य असत्य रहेंगे और तमाम प्रकार के स्वाध्याय हैं। तो उसको आपको ध्यान से देखना है और ज़रूरत पड़े तो उसको नोट भी कर लेना है, जिससे कि आपको इस कहानी के बारे में पूरी तरह से तैयारी हो सके। चलिए हम अगला स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां हैं। तो ये दोनों शब्दों को आपको ध्यान से पढ़ना है और ये बताना है कि ये शब्द की जोड़ी समानार्थी शब्दों की जोड़ी है या विरुद्धार्थी। तो ये आपको ध्यान से देखना है और उसके बीच में निशान लगाना है समानार्थी या विरुद्धार्थी का। चलिए पहला देखिए, आपके समझ में आएगा भी। बसेरा और निवास, ये जोड़ी जो है समानार्थी शब्दों की है, तो इसमें हमने समानार्थी का निशान लगा दिया। अब अगला जोड़ी है रोशनी और अंधेरा। आपको समझना है कि ये किस प्रकार की जोड़ी है, तो उसी के अनुसार आपको इसमें निशान लगा देना है। तो रोशनी और अंधेरा ये विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ी है, तो इसमें विरुद्धार्थी का निशान लगा दिया। इसी प्रकार से परचम और झंडा, ये समानार्थी शब्द की जोड़ी है। नव और पुरातन, ये विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ी है। अगला है मान्य और अमान्य। जल्दी से आपको सोचना है ये कौन सी जोड़ी है। चलिए हम बता देते हैं, ये जोड़ी विरुद्धार्थी शब्दों की है। उसी क्रम में अगला है स्नेह और घृणा। ये कौन सी जोड़ी है और कौन सा निशान लगाएं, ये आप भी सोचिए, हम तो बताते ही हैं। स्नेह और घृणा ये विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ी है। उसी प्रकार फलदायी और लाभप्रद, ये किस प्रकार की जोड़ी है, ये समानार्थी शब्द की जोड़ी है। अगला है करिश्मा और चमत्कार, ये तो आपने सोच ही लिया होगा, ये भी समानार्थी शब्दों की जोड़ी है। तो अगले स्लाइड में भी हम यही जारी रखेंगे। तो देखिए इसमें भी गंध और खुशबू, ये किस प्रकार की जोड़ी है, समानार्थी या विरुद्धार्थी, निशान उसमें लगाना है। चलिए ये जोड़ी है समानार्थी शब्दों की। आगे देखिए घृणा और स्नेह, एक कौन सी जोड़ी है, ये जोड़ी है विरुद्धार्थी शब्दों की। उसी प्रकार से आप जल्दी जल्दी सोचते जाइए, क्रंदन और विलाप, ये समानार्थी शब्द की जोड़ी है। गुणवती और गुणहीन, ये कौन सी जोड़ी है, आप सोचिए, मैं अभी बताता हूँ। उसी प्रकार से संक्षेप और विस्तृत, एक इस प्रकार की जोड़ी है। आदान प्रदान कैसी जोड़ी है। गदगद और प्रसन्न कैसी जोड़ी है। आगंतुक और आने वाला कैसी जोड़ी है, आपने सोच ही लिया होगा। चलिए हम इसमें बता देते हैं। तो ये हो गया संक्षेप विस्तृत आदान प्रदान गदगद प्रसन्न आगंतुक आने वाला। चलिए अब आगे हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड में कोष्टक में कुछ शब्द दिए रहेंगे, उसमें से आपको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए कोष्टक में है थैली, गैर जरूरी, फलदायी, जमीन, भलाई, ये शब्द हैं जो आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला वाक्य है, इस संपत्ति से समाज की खाली जगह का ही कोई काम करेंगे। तो इसमें कौन सा शब्द आएगा, आपने तो सोचा ही होगा। चलिए हम भी बता देते हैं, तो इसमें आएगा भलाई। दूसरा वाक्य है, मुफ्त की कमाई खाली जगह है नहीं होती, क्या नहीं होती, वो कोष्टक में से देखिए। तो फलदायी, मुफ्त की कमाई फलदायी नहीं होती। अगला वाक्य है, इस दौलत को फिर उसी खाली जगह में गाड़ दिया जाए। तो कहाँ गाड़ दिया जाए, जमीन। तो इस दौलत को फिर उसी जमीन में गाड़ दिया जाए। चौथा वाक्य है, दहेज लेना और देना दोनों ही डैश डैश और अमान्य है। तो इसमें आएगा गैर जरूरी।
तो दहेज लेना और देना दोनों ही गैर जरूरी और अमान्य है। अगला है दोनों ही खाली जगह से मुक्ति पाना चाहते थे। तो खाली जगह आप तो जानते ही हैं, इसमें आएगा थैली। तो दोनों ही थैली से मुक्ति पाना चाहते थे। चलिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। अगली स्लाइड में सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत आपको लिखना है। विधान को ध्यान से पढ़ना है और सोचना है। आपके सोचने के बाद मैं बताऊंगा उसमें उत्तर उसका क्या है। तो चलिए, पहला, अचलपुर गांव के लोग बड़े लोभी थे। इसको आप सोच लीजिए, अभी मैं बताऊंगा बाद में। दूसरा है एक गलत, चलिए अभी गलत है, ये कथन गलत है। दूसरा वाक्य है, राजा के पास यह संपत्ति जाएगी तो अपने लिए थोड़े ही रख लेंगे। ये वाक्य जो है सही है। तीसरा वाक्य देखिए, यात्रा करते समय शिष्य मन ही मन सुंदर बाग की कल्पना करता जा रहा था। ये वाक्य सही है। चौथा, शिष्य ने मुखिया को समझाया कि प्राणियों पर दया करना सबसे बड़ा अधर्म है। शब्दों पर आपको ध्यान देना है। तो ये कथन गलत है। पांचवा कथन है, अब वह शिष्य मन मारकर अपने गुरु के पास लौट गया। ये वाक्य भी सही है। तो इसमें देखिए सभी विधान में गलत और सही का को लिख दिया गया है। इसको आप बाद में अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना। अगला स्लाइड में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न और उत्तर मैंने दिया है, उसको आपको देखना है, पढ़ना है, नोट करना है और याद करना है। पहला प्रश्न है, अचलपुर नामक गांव के लोगों की क्या विशेषताएं थी? तो इसका उत्तर है, अचलपुर नामक गांव के लोग बड़े सीधे साधे तथा ईमानदार थे। दूसरा प्रश्न है, दोनों व्यक्तियों के दामादों ने थैली का धन लेने से इनकार क्यों कर दिया? तो इसका उत्तर है, दोनों व्यक्तियों के दामादों ने थैली का धन लेने से इनकार किया क्योंकि दहेज लेना अक्षम्य अपराध है। अगला प्रश्न है, महात्मा जी के छोटे शिष्य ने थैली के धन के विषय में क्या सुझाव दिया? आपको याद आ गया होगा कहानी। तो इसका उत्तर है, महात्मा जी के छोटे शिष्य ने थैली के धन के विषय में सुझाव देते हुए कहा कि इस धन से एक ऐसा सदाबहार बाग लगाया जाए जिससे लोगों को फल, पंछियों को बसेरा तथा पथिकों को मुफ्त छाया मिल सके। अगला प्रश्न है, गुरु जी ने शिष्य को राजधानी जाने का आदेश क्यों दिया? इसका उत्तर भी देख लेते हैं। गुरु जी ने शिष्य को उत्तम फलों के बीज खरीदने के लिए राजधानी जाने का आदेश दिया। पांचवा प्रश्न है, राजधानी के चौक बाजार में उत्तम बीजों की तलाश करते समय छोटे शिष्य ने क्या सुना? तो इसका उत्तर आपके सामने है। ये उत्तर आप स्वयं ही पढ़िए और नोट करिए। अगला प्रश्न है, पक्षियों को मुखिया के बंधन से मुक्त कराने के लिए युवक ने क्या किया? अपने दिमाग पर जोर डालिए, कहानी में क्या था? पक्षियों को मुखिया के बंधन से मुक्त कराने के लिए युवक ने सोने के सिक्कों से भरी थैली का मुंह उसके आगे खोल दिया। तो ये उसका उत्तर हो गया। सातवां प्रश्न है, मुक्त पक्षियों ने युवक का प्रतिदान कैसे किया? जो पक्षियों को मुक्त किया गया तो उसने प्रतिदान कैसे किया? उत्तर है, मुक्त पक्षियों ने सदाबहार बाग लगाने में सहयोग करके युवक द्वारा दी गई सहायता का प्रतिदान किया। मतलब उन्होंने युवक का सहयोग करके बाग लगवाया। आगे है विकल्प चुनना है। प्रश्नों के तीन तीन विकल्प दिए हैं, उसको आप प्रश्न पढ़ना है, तीनों विकल्प भी पढ़ना है और
उसका सही उत्तर बताना है। पहला देखिए, दहेज लेने वाला व्यक्ति किस दंड का भागीदार होता है? ईश्वरीय कोप का, अक्षम्य और कठोर दंड का, आजीवन जेल में रहने का। इसमें ए बी सी में से कौन सा विकल्प सही है वो आपको अनुमान लगाना है और मेरे उत्तर से मिलाना है। इसका उत्तर है बी, अक्षम्य और कठोर दंड का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुफ्त की कमाई लेने वाला व्यक्ति किससे विमुख हो जाता है? ए सोने के सिक्कों से, बी धन दौलत और संपदा से, तीसरा सी ईश्वरीय न्याय और संपदा से। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है? ध्यान से इसको अनुमान लगाइए और मेरे उत्तर से मिलाइए। इसका उत्तर है सी, ईश्वरीय न्याय और संपदा से। अगला प्रश्न है, क्या देखकर मुखिया की आंखें फैल गई? सुनाली दौलत, नोटों का बंडल या युवक की मेहनत? तो ए बी सी में से कौन सा विकल्प आपको सही लगता है? अपने मन में सोचिए और मेरे उत्तर से मिलाइए। इसमें ए विकल्प सही है, सुनाली दौलत। चौथा प्रश्न है, महात्मा जी का छोटा शिष्य सर्वोत्तम बीज कहाँ तलाश कर रहा था? खेत खलिहानों में, जंगलों में या चौक बाजार में? ए बी और सी में से कौन सा विकल्प आपको उचित लगता है? उसको जल्दी सोचिए। सी, चौक बाजार में। पांचवा प्रश्न है, मुक्ति के प्रतिदान का करिश्मा देखकर कौन फूले नहीं समा रहे थे? रंग बिरंगे पक्षी, गुरुजी और अन्य एकत्र जन या कारवां का मुखिया? सही उत्तर इसका है बी, गुरुजी और अन्य एकत्र जन। अगला प्रश्न है, गुरुजी का छोटा शिष्य मन ही मन क्या कल्पना करता जा रहा था? ए राजा बनने की, बी सिक्कों से भरी थैली की या सी एक सुंदर बाग की? जिसका सही उत्तर क्या हो सकता है? आप जल्दी से अनुमान लगाइए इससे पहले कि मैं उत्तर डाल दूं। सी, इसका सही उत्तर है सी, एक सुंदर बाग की। तो आगे कुछ वाक्य है, इसको वचन बदलना है। जैसा कि आपकी बाल भारती के पेज नंबर 10 पर प्रश्न दिया गया है। तो इसको प्रश्न को, वाक्य को पढ़ना है और इसका वचन बदलना है। कहने का मतलब, अगर वाक्य बहुवचन में है तो उसको बदलकर एक वचन में लिखो, अगर एक वचन में है तो उसको बहुवचन में लिखो। यही आपको करना है। तो मैंने लिख दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। पहला है, मैं बुरी रीत को मिटाना चाहता हूँ। तो इसका उत्तर है बहुवचन में आएगा, हम बुरी नीतियों को मिटाना चाहते हैं। खेत में सिंचाई के लिए नहर से पानी लेते हैं। तो एक वचन में है तो इसका उत्तर बहुवचन में आएगा। तो खेतों में सिंचाई के लिए नहरों से पानी लेते हैं। अगला है, छतों पर रखी पानी की कटोरियां खाली थी। जाहिर है कि ये वाक्य बहुवचन में है, इसको हम वचन बदलते समय एक वचन में बदलेंगे। तो छत पर रखी पानी की कटोरी खाली थी। चौथा है, विद्यार्थी ने अतिथि को माला पहनाई। विद्यार्थी एक वचन में है तो इसको हम अगर वाक्य बदलेंगे तो बहुवचन में बदलेंगे। तो बहुवचन में अगर हम बदलेंगे तो आएगा, विद्यार्थियों ने अतिथियों को मालाएं पहनाई। ये बहुवचन में वाक्य हमने परिवर्तित कर दिया। अगला वाक्य है, चोर कीमती वस्तुएं लेकर भाग गए। ये बहुवचन में है तो इसको हम बदलेंगे तो एक वचन में बदलेंगे। तो आएगा, चोर कीमती वस्तु लेकर भाग गया, एक वचन में हो गया। छठा है, कुटी में साधु ध्यान लगाकर बैठे हैं। तो बैठे हैं ये बहुवचन में है तो इसका एक वचन में, कुटी में साधु ध्यान लगाकर बैठा है, ये एक वचन में हो गया। अगला प्रश्न है,
वन में मोर नाचता है, एक वचन में है, मोर नाचता है मतलब एक वचन में है, तो इसको हम परिवर्तित करेंगे तो बहुवचन में। तो इसका उत्तर हो गया वन में मोर नाचते हैं। नाचता है का बहुवचन नाचते हैं। 8वां प्रश्न है, हमने स्वतंत्रता दिवस पर नारे लगाए, तो इसमें हमने ये बहुवचन में है, तो इसको हम बदलेंगे तो आएगा एक वचन में। तो मैंने स्वतंत्रता दिवस पर नारा लगाया। आगे 2 प्रश्न और हैं, उसको आपको अपने मन से लिखना है और वीडियो पूरा आपको देखना है और नोट करना है। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।